आज हम बात करते हैं साइंस क्वेश्चन के बारे में। साइंस जीके इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यानी आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक या समुद्र या स्टार्च या ग्लूकोज, कौन सा पदार्थ आंसुओं में घुला रहता है? तो बात कर लेते हैं कि मनुष्य के आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मनुष्य के आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। क्या घुला रहता है? सामान्य नमक। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड से, या जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी के कारण? किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? तो चलिए जान लेते हैं कि सभी के कारण, इन सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा कि सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, या डोमेक ने, या रोनाल्ड रॉस ने, या हॉर्वे ने? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या हॉर्वे ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। किसने की थी? बेंटिंग ने, बेंटिंग ने, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, या हाइड्रोजनी द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा? किसके द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, या स्टील, या सीसा, या एल्युमिनियम? अरे इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है। कौन सी मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु है स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्यूल गैस नहीं है? तो चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन है भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्स गैस। तो सर आप सभी जानते ही होंगे, भाप अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस या मार्स गैस ये कुछ अलग हैं, ये फ्यूल गैस में ही आते हैं। और ये हमारा ऑप्शन सी है हास गैस। हास गैस यानी कि तो इसमें कौन सा सही होगा? हास गैस। तो इसका राइट आंसर होगा हास गैस, लफिंग गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कथन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन जान लेते हैं। फास्फोरस, या सोडियम, या लोहा, या गंधक? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, या लोहा, या गंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम। निम्नलिखित में से तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, क्या जलता है? सोडियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय बनाता है, ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, यानी कि सोडियम बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, फेदम है। फेदम है, फेदम क्या है? ये एक मछली होती है, या एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, ये एक माप है? तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। एक मछली होती है, या एक पौधा होता है, या एक बर्तन को कहते हैं, एक माप को कहते हैं। तो फेदम है क्या? तो फेदम एक माप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेदम एक माप है, एक माप को फेदम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, या समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए जान लेते हैं कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ओनली भूकंप की तीव्रता नापने में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। इनमें से कौन से डायनामाइट के आविष्कारक हैं? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से हैं? अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट से, या जिप्सम से, या यूरिया से, या कार्बन से। तो क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट से, या जिप्सम से, या यूरिया से, या कार्बन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसके ऑप्शन है एक्स किरणें, लेजर किरणें, या गामा किरणें, या कैथोड किरणें। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा लेजर किरणें ठीक है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेजर किरणों का हो रहा है। किसका हो रहा है? लेजर किरणों का। तो इसका आंसर जान लेते हैं, लेजर किरणें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अरे विद्युत तरंगें होती हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, या ध्वनि तरंगें होती हैं, युक्त में से कोई भी नहीं। यानी कौन सी तरंगें रडार में होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, या ध्वनि तरंगें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है, क्या इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? या वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? या प्रकाश अपवर्तन के कारण आकाश के नीले दिखाई देने का कारण होता है? या प्रकाश अपवर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? क्वेश्चन कह रहा है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना होता है? उतना ही सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो इसका पिच जो होता है अधिक सुनाई देता है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। प्रश्न नंबर 16,
सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? उन्हें छूकर या उन्हें जलाकर या NaOH से क्रिया करा के या H.SO से क्रिया करा के। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे अंतर ज्ञात किया जा सकता है? क्वेश्चन बोल रहा है। 4 विकल्प हैं, छूकर या जलाकर या NaOH से क्रिया कराकर या HSO से क्रिया कराकर। तो इसका सही आंसर होगा उन्हें जलाकर। उन्हें जलाकर के अंतर ज्ञात किया जा सकता है। आपने देखा ही होगा कि सूती जो होता है जलता है, और ऊनी जो रेशे होते हैं वो क्या होता है कि वो पिलंगते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक घटेगा या बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न नंबर 18, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, या सस्ते होते हैं, या आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? बताइए। कुछ इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, या सस्ते होते हैं, या आकर्षित होते हैं। तो ये भी गलत है कि सस्ते होते हैं, अरे इसके कारण नहीं पहने जाते हैं। आकर्षित होते हैं, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। क्या? ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। ठीक है, ये हमको थोड़ा गर्मी से बचाते हैं, इसलिए गर्मी में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, या लकड़ी पानी पर तैरती है, या पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है? चलिए, इनमें से गलत कथन, पारा पानी पर तैरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है। लोहा पानी में डूब जाता है वो तो ठीक है, लकड़ी पानी पर तैरती है ठीक है, पारे में लोहा तैरता है ठीक है, लेकिन पारा पानी पर तैरता है ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। तो चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? संतरे में यानी कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होती है। कैसे? अल्ट्रावायलेट वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से? किससे? किसके कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं? किसके कारण उन्हें सहायता प्राप्त होती है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ही चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा, यानी अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ही चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? किस खनिज से प्राप्त की जाती है? यानी मोनोनाइट से, या एंथ्रासाइट से, या बॉक्साइट से, या थोरियम से? किसके कारण एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी मोनानाइट से, या एंथ्रासाइट से, या बॉक्साइट से, या थोरियम से? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट से। एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन
की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 23, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन ए निहारकाएं, ऑप्शन बी उल्काएं, ऑप्शन सी सूर्य के धब्बे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल आखिर क्या है? ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से हमें आंसर देना है कि नील हारिकाएं हैं या उल्काएं हैं, ये सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, ब्लैक होल इनमें से कोई भी नहीं, कथन हमारा ठीक है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो चलिए इसका आंसर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी ध्वनि। चलिए तो इसमें कौन सा आंसर हमारा ठीक है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऊष्मा। चलिए क्या हो जाएगा? ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई जो है ऊष्मा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विकिरण, या ऑप्शन बी जल वाष्प, या ऑप्शन सी धूल के कण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। किसके कारण सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई देता है। किसके कारण लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको उत्तर निकालना है, यानी श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। ठीक है, घरों में विद्युत संयंत्र किस में जोड़े जाते हैं? समांतर पैरेलल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर क्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? भौतिक क्रिया है, या रासायनिक क्रिया है, या सामान्य क्रिया है? इनमें से कौन सी क्रिया है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक क्या है? भौतिक क्रिया, या रासायनिक क्रिया, या सामान्य क्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए क्रोमियम का, या ऑप्शन बी टंगस्टन का, या ऑप्शन सी तांबा का, या ऑप्शन डी जस्ता का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए चालन का, ऑप्शन बी संबंध का, ऑप्शन बी विकिरण का, ऑप्शन सी संघन का। क्वेश्चन कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है कंडक्शन का, या कन्वेक्शन का, या रेडिएशन का, या कंडेंसेशन का।
किसका? तो इसका सही आंसर होगा संवहन यानी कन्वेक्शन का। किसका होगा? कन्वेक्शन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन का। चलिए, प्रश्न नंबर 31। एस आई एस आई में बल का मात्रक क्या है? एस आई में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी घन सेंटीमीटर। तो एस आई में बल का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 32। वायु क्या है? वायु क्या है? ऑप्शन ए तत्व या मिश्रण या यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। यानी वायु एक तत्व है, या वायु एक मिश्रण है, या वायु एक यौगिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, या अमीटर के द्वारा, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा, या डायनमो के द्वारा? किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन है, आंसर निकालना है उसी में। ठीक है, किसके द्वारा? यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या अमीटर के द्वारा, या गैल्वेमीटर के द्वारा, या डायनोमीटर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो के द्वारा। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डायनमो के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या हो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। क्या होगा? इनमें से क्या कारण होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 35। प्रश्न नंबर 35। यानी सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, या गन पाउडर में, या बारूद में? किसमें सल्फर का प्रयोग होता है, या सभी में सल्फर का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का उपयोग किस में होता है? डायनामाइट में, या गन पाउडर में, या बारूद में, या उपयुक्त सभी में? तो इस उपयुक्त सभी में सल्फर का प्रयोग होता है, यानी कि सभी में सल्फर का प्रयोग होता है, डायनामाइट में भी, गन पाउडर में भी, और बारूद में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, कारण क्या है? जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है स्वभाववश, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या ऑप्शन सी दिन में नींद आने से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं, किस कारण से बिल्ली को रात में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना है, या एल्युमिनियम है, या चांदी है, या पीतल है? ऑप्शन चार है हमारे पास, सोना, या एल्युमिनियम, या चांदी, या पीतल। अरे कौन सी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है? तो इसका सही जवाब होगा चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 38, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंख को अच्छे लगते हैं, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं? ठीक है, तो गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, यानी कि इसका कारण क्या है? ये चार ऑप्शन है, इनमें से जान लेते हैं। आंख को अच्छे लगते हैं, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 39, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए, फैशन की वजह से। ऑप्शन बी, लकड़ी ताप को कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ऑप्शन सी, हल्का होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 39, प्रश्न नंबर 39, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? चलिए बात कर लेते हैं। इन चार ऑप्शन में से हमको आंसर निकालना है। पैशन की वजह से, या लकड़ी ताप को कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, या हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है। ये बात बिल्कुल भी सही है कि लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, यानी कि लकड़ी जो होती है काफी कम गर्म होती है, इसीलिए हैंडल गर्म नहीं होता है। इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल इसीलिए लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 40, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम कौन सा है? कथन कह रहा है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम कौन सा है? यानी बॉयल का नियम है, या चार्ल्स का नियम है, या ग्लूकोज का आयतन संबंधी नियम है, या एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है? तो इनमें से कौन सा सही है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। किसका नियम है? एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 41, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथिलीन। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? इथेन है, या अमोनिया है, या मीथेन है, या एथिलीन है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मीथेन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, या ऑप्शन बी, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या ऑप्शन सी, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ऑप्शन डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए आंसर जान लेते हैं कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं, यानी जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो चलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, या आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? यानी क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, या आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? किसके द्वारा? बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर है हमारा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा रखी जाती है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 44। सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ यानी आइस ड्राई आइस होती है ठोस। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कौन सा, यानी कि इनमें से कौन सा सही है? सूखी बर्फ होती है ठोस, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा या कार्बन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा सही है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रास इसका साधारण नाम, यानी साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे हम रासायनिक नाम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन ए घर्षण बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से या जड़त्व से या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके कारण बताइए? चार ऑप्शन है हमारे पास, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण या जड़त्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाने पर स्वयं रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए घर्षण बल। कौन सा होगा? घर्षण बल। तो घर्षण बल हमारा सही आंसर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? सेल का या नेस का या चूना पत्थर का या बलुआ पत्थर का? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इनमें से किसका रूप है संगमरमर? बताइए, जिसे हम मार्बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन। ठीक है, संगमरमर चूना पत्थर का ही रूप है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर ऑक्साइड या ऑप्शन बी क्लोरीन या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनियम। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमें आंसर को निकालना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो जान लेते हैं। ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन, यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा क्लोरीन गैस, यानी कि बी वाला बिल्कुल भी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 49। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियो। किस किस कारक से, कौन सा मुख्य कारक है जो लोहे में जंग लगती है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या नियोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो इसमें
हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन? चार विकल्प हैं हमारे पास। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा प्रोटीन। कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, या एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है? तो रोबोट आखिर क्या है? इन चार विकल्पों में से उत्तर हमें देना है। तो ठीक है, चार विकल्पों में से उत्तर हम छांट लेते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा सही है कि मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, उसे हम रोबोट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो या चार या आठ या अनंत? दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं बताइए? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी आठ, ऑप्शन डी अनंत। यानी कि कितने? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं जो अनंत बनते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो हेयर कटिंग की दुकान होती है उसमें भी इस तरीके के दर्पणों को लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या इनमें से सभी ठीक है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या सभी के सभी सही है। कोई जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर उठ जाता है। जब कोई भी जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो जड़त्वीय नियम के कारण आता है, या घर्षण बल के कारण आता है, या संवेग संरक्षक के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? किसके कारण? चार विकल्प है हमारे पास। ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा इनमें से सही है? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल के कारण। सही आंसर कौन सा होगा? घर्षण बल के कारण, यानी कि इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है, घर्षण बल के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोधक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है? क्या कारण है? चार विकल्प है हमारे पास। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल भी सही है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान से अधिक उछलती है? तो उसका कारण है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है इसीलिए
गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी घनत्व। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी घनत्व। कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है घनत्व। मात्रा के साथ निम्नलिखित कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होता है? घनत्व नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? घनत्व। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी हरा। कौन सा इनमें से बिल्कुल भी सही है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इनमें से सही आंसर होगा हमारा नीला, यानी ऑप्शन ए नीला। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी ठीक है? ऑप्शन ए नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विकल्प बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58। मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन बी जलयान की गति से, ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से, या ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान की गति से। किससे मैक नंबर संबंधित है? तो चार विकल्प हैं हमारे पास, यानी ध्वनि की गति से, या जलयान की गति से, या हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से। कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? हवाई जहाज की गति से, यानी हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ऑप्शन ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, या उसकी आंख की आइरिस फैलती है, या उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, या उसकी आंख की लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। यानी कौन सा बिल्कुल भी सही है? इन चार ऑप्शनों में से हमें आंसर देना है कि इनमें से कौन सा हमारा बिल्कुल भी सही है। तो उसकी आंख की आइरिस जो है सिकुड़ती है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, यानी कि दिखाई देने का क्या कारण होता है? उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उपयुक्त सभी कारणों से बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बताइए, ऑप्शन चार है हमारे पास। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। कौन सा वाला बिल्कुल भी सही है? इन चार विकल्पों में से बताना है कि कौन सा बिल्कुल भी सही है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के कारण, यानी कि ये सभी चारों के चार, यानी तीनों ऊपर के आंसर बिल्कुल भी सही है। तो इसमें सभी सही है, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, ये बात भी सही है।
इसका गलनांक अधिक होता है, इस ये बात भी ठीक है। इनमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये बात भी ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल भी सही है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? परावैंगनी किरणें, या सूर्य की किरणें, या गामा किरणें, या आप अवरक्त किरणें? किसका बताइए, कौन सी तरंग दैर्ध्य का सबसे अधिक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास, परावैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, या गामा किरणें, या अवरक्त किरणें। इनमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर है हमारा अवरक्त किरणें। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? अवरक्त किरणें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी सही है? ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल भी सही है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ओस्मियम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। कौन सा सही है? विश्व धातु का, किस धातु का, सॉरी, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ओस्मियम का, या टंगस्टन का, या मोलिब्डेनम का, या एल्युमिनियम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन का। टंगस्टन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी इरिडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ओस्मियम। यानी चार विकल्प है हमारे पास। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी इरिडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ओस्मियम। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, या जल में, या निर्वात में, या स्टील में? इन चार विकल्प हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है? ध्वनि की गति किस में होती है? वायु में, या जल में, या निर्वात में, या स्टील में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है जल में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, या कोई अंतर नहीं होता है, या कम होता है, या उपयुक्त में से कोई भी अंतर नहीं होता है? बताइए, चार विकल्प है हमारे पास, इनमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल भी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए पीला, या गुलाबी, या काला, या लाल? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? बताइए, पीला दिखाई देगा, या गुलाबी दिखाई देगा, या काला दिखाई देगा, या लाल दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर है हमारा काला। यानी लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन ए मैनोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी फैदोमीटर द्वारा। यानी कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सही आंसर
बताना है। 4 विकल्प है हमारे पास, इनमें से हमें सही आंसर देना है। मैनोमीटर या हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर या फेदोमीटर। ठीक है। किस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो चलिए, हमारा इसमें सही आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। डायनेमो का कार्य क्या है? चलिए बताइए, कौन सा वाला विकल्प बिल्कुल भी सही है? तो इसमें सही विकल्प होगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डायनेमो का कार्य है। ठीक है। तो सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जी एल बियर्ड ने, ऑप्शन बी मैकमिलन ने, ऑप्शन सी जेम्स वाट ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। ठीक है। 4 विकल्प है हमारे पास, इनमें से बताना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा जी एल बियर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जी एल बियर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ई कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है? यानी हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है? कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम बोरेट रहता है, या कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, या कैल्शियम सल्फेट रहता है? आपको आंसर बताना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहता है उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बताइए। 4 विकल्प है हमारे पास। अनिलीकरण कहते हैं, बल्कनीकरण कहते हैं, या यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? या इनमें से कोई भी सही नहीं है, बताइए। ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा हमारा यशद लेपन। यानी कि लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उन पे जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, यशद लेपन। यानी कि सी विकल्प बिल्कुल भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 72। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। कौन सा विकल्प बिल्कुल भी सही है? तो इसमें हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें बी आंसर बिल्कुल भी, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73। विलय को विलियम से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलियम विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, या बाष्पीकरण द्वारा, या निस्तारण द्वारा, या अवसादन द्वारा। किसके द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, बताइए। निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, बाष्पीकरण, इवोपोरेशन, या निस्तारण।
डिकेंटेशन या अपसाधन, सैंडिमिशन, ठीक है, सैंडिमिटेशन द्वारा, किसके द्वारा ब्लैक को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है वाष्पीकरण द्वारा। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण द्वारा, यानी कि इसमें बी वाला विकल्प बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी क्रिप्टन। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इन चार गैसों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से हमें आंसर निकालना है कि कौन सा वाला बिल्कुल भी सही है, कौन सी गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं होती है। तो वायुमंडल में हमेशा क्लोरीन गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 75, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस निकलेगी, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी इनमें से सही है? चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ठीक। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। कौन सा सही है? बी, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सॉरी प्रश्न नंबर 76, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी आसवन। यानी कि समुद्र से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, बताइए। चार ऑप्शन है हमारे पास, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा ही समुद्र से नमक निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी उपचयन, ऑप्शन डी अपचयन। यानी किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। हाइड्रोजनीकरण या आसवन या उपचयन या अपचयन, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? यानी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 78, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। कौन सा इनमें से बिल्कुल भी सही है? किसके द्वारा सिरके की प्रकृति अम्लीय अम्लीय किसके कारण होती है, यानी किसके द्वारा अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति जो होती है अम्लीय किसके कारण होती है? एस्टिक अम्ल के कारण सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है। किसके कारण होती है? एस्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एस्टिलीन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी स्टाइरिन। यानी पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन द्वारा या एस्टिलीन द्वारा या इथाइलिन द्वारा या स्टीरीन द्वारा।
तो इसका सही आंसर होगा इथाइलिन द्वारा, यानी पॉथिलीन का औद्योगिक उत्पादन इथाइलिन द्वारा होता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, इथाइलिन द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 80। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन या सिलिकॉन या हाइड्रोजन या बोरोन, कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी कि खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा कार्बन, यानी कार्बन खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन द्वारा या सिलिकॉन द्वारा या कार्बन द्वारा या नाइट्रोजन द्वारा? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास राइट आंसर देना, यानी कि ऑप्शन ए ऑक्सीजन द्वारा, या ऑप्शन बी सिलिकॉन, या ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा कार्बन। सबसे अधिक यौगिक नाइट्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? नाइट कार्बन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 82। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? आखिर क्यों गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? क्योंकि ये सस्ती होती है, या कम भारी होती है, या उड़न क्षमता अधिक होती है, ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है? ठीक है, कौन सा आंसर हमारा इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल भी सही है? क्वेश्चन कह रहा है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये सस्ती होती है, या ये कम भारी होती है, या उड़न क्षमता अधिक होती है, या ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 83। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयले खादानों में पाई जाती है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? यानी कार्बन पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला मैदानों में पाई जाती है, यानी कोयला खदानों में पाई जाती है, क्या नाम है उसका? ठीक है, कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, या ईथेन गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सी गैस है? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा मीथेन, यानी कार्बन पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है उसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक कोयला खदानों में पाई जाती है, उसका नाम है मीथेन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 84। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का, या नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल का? यानी बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है, बताइए। चार ऑप्शन है हमारे पास आंसर छांटना है। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या एस्टिक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? यानी इथाइल इथाइल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल, या एस्टिक अम्ल, या खमीर? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है? चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल, या एस्टिक अम्ल, या खमीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल, यानी कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल भी हमारा सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 86, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल की जेली, या ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन सी गंधक, या ऑप्शन डी स्पंज। यानी किस पदार्थ को मिलाया जाता है, बताइए। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को मिलाया जाता है, बताइए। गंधक को, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होगा। गंधक को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने के योग्य बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी सी आंसर बिल्कुल भी, सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, या हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, या हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या हवा में जलना आरंभ कर देता है। क्या कारण है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? कारण जान लेते हैं। चलिए चार चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से राइट आंसर हमको छांटना है। तो कौन सा वाला बिल्कुल भी सही है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। कौन सा सही है? बी, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88, गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है। ऑप्शन ए मिट्टी और टीएनटी का, ऑप्शन बी गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन सी सूरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या ऑप्शन डी टीएनटी व लकड़ी के कोयला का। गन पाउडर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है बताइए? मिट्टी और टीएनटी का, या गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, या सूरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी ठीक है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है।